टूटा हुआ और विखंडित हो गया है ये जितने भी मोमेंट्रीज़ हैं बिहार। तो हे गाइस, मैं केएल मनीष और आज मैं हूँ विदिशा के सांची में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और आज मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूँगा इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। आप लोग मुझे ये बताएं कि ये सांची क्यों फेमस है, स्तूप क्यों बनाए गए और स्तूपों के अंदर क्या होता है, सम्राट अशोक की धर्मपत्नी का नाम क्या था और सम्राट अशोक की शादी कहाँ पर हुई थी। इनके जवाब मैं अपने इस ब्लॉग में देता रहूँगा। तब तक उसके पहले चलिए हम ये जानते हैं कि ये स्तूप बनाए क्यों गए होंगे और इस स्तूपों के बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, इन स्तूपों में क्या रखा गया है और पूरे भारतवर्ष में कितने स्तूप हैं और मुख्य रूप से कितने स्तूप हैं और उनको बढ़ा के कितना ज़्यादा किया गया होगा। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। इस जर्नी, इस सांची जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको एक्सप्लोर करते हैं। हम भी खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को इस ब्लॉग में। अपने इतिहास को समेटने का, संजोने का इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। देखते हैं इस ब्लॉग में और फिर आप आ गए हैं सांची भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर। और ये ट्रेन, सभी ट्रेनें यहाँ पर नहीं रुकती हैं। तो मैंने भोपाल से कुछ एक मेमो ट्रेन ली जो कि 7:15 बजे वहाँ से चलती है और 8:15 पे सांची में आ जाती है। तो ये सांची का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से चलते हैं स्तूपा के दर्शन के लिए। अपने इतिहास को खंगालने के लिए हम सांची पहुँचे हैं। बहुत कुछ है अपने इतिहास को जानने के लिए और इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घूमने के लिए। तो थोड़ा 2 किलोमीटर दूर स्टेशन से पीछे मेरे जोधपुर एक्सप्रेस भी है, ये जा रही है, जो कि उसका ठहराव इस स्टेशन पे है। तो भोपाल जोधपुर, तो आप लोग जब कभी इस ट्रेन से आएँ तो उसका ठहराव यहाँ पर है और आप यहाँ पे इस ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मेमू ट्रेनें बहुत चलती हैं भोपाल से, जो आप लोगों के लिए बेस्ट साधन होगा आने के लिए। 30 रुपये का टिकट है यहाँ के लिए। अच्छा, आज एक आश्चर्य की बात यह है कि आज मैं आया हूँ और यहाँ पर आज एक मेला भी है सांची में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है। पीछे देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू सांची। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ये एक गेट है। तो सांची में इस मेले का जो आयोजन किया गया है कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं इस मेले को। तो लकी है कि इस मेले में है। हम एक्सप्लोर करते हैं सांची को, फिर बताते हैं आप लोगों को। रेलवे स्टेशन से स्तूपा की दूरी कुल 2 किलोमीटर है और हमने ये फैसला किया कि हम स्तूपा को रेलवे स्टेशन से पैदल जाएंगे दर्शन करने के लिए। रास्ते में जाते हुए हमें संग्रहालय तथा पार्किंग नजर आया। संग्रहालय का टिकट भारतीय टूरिस्ट के लिए 40 रुपए का है तथा फॉरेनर टूरिस्ट के लिए 500 रुपए का है। रास्ते में चलते हुए मुझे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु स्तूपा की तरफ से आते हुए तथा स्तूपा की तरफ जाते हुए दिखे, जिनसे मिलके बात करने के बाद मुझे बुद्धा से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई,
जो कि जिसका स्मरण मैंने अपने जीवन में भी किया। यहाँ पर एक संग्रहालय भी है जिसका टिकट आप यहाँ से ले सकते हैं। सर जॉन मार्शल संग्रहालय है, पीछे संग्रहालय है और यहीं से आप टिकट ले सकते हैं। टिकट यहाँ पे टिकट 40 रुपये का मिलता है इंडियन नेशनल के लिए, और फॉरेनर्स के लिए 500 का टिकट्स है। स्तूपा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो प्लेन रास्ता था और दूसरा ये देखिए सीढ़ियों से चढ़ के जाने के लिए रास्ता। बगल में एक तालाब बना हुआ है, उसका प्राचीन समय में अलग ही महत्व रहा होगा, आगे चलिए बताते हैं। तो हमने सीढ़ियों से जो प्राचीन रास्ता था उसको चुना आगे जाने के लिए, स्तूपा की तरफ पहुंचने के लिए। कुछ 245 मीटर इन सीढ़ियों से चढ़ना होगा, तब जाके आप प्राचीन स्तूपा की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये बौद्ध मंक, बौद्धिस्ट भिक्षु, जिनको आप देख सकते हैं देश और विदेश से यहाँ पे आते हैं। चढ़ाई लंबी है, सांस फूल रहा है, लेकिन एक अलग ही रोमांच, एक अलग ही मज़ा आ रहा है इस स्तूपा को। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा हूँ और कुछ जानने की इच्छा प्रबल होती जा रही है, तो थोड़ी चढ़ाई और फिर फाइनली हम स्तूपा तक होंगे। यहाँ पे आज छोटे बड़े टोटल 3 स्तूप है। एक तो ये मेन स्तूप, इसके बाद ये दूसरा स्तूप और तीसरा ये स्तूप है जिसमें अस्थियाँ रखी हुई हैं। तो आज मेला है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए, इसलिए बहुत सारा क्राउड है। तो इनमें लोग अस्थि दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे महात्मा बुद्धा की अस्थियाँ रखी हुई हैं। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीन हो गया, बैग लेके अंदर आने नहीं दे रहे थे। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास लैपटॉप है, तो उन्होंने बैग लेके मुझे अंदर एंट्री दिया। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा सीन हो जाता है, क्योंकि लैपटॉप है, बाहर से कुछ गुम वगैरह हो जाता। क्लॉक रूम है लेकिन वो बंद है, उसको अलाउ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है और इतने सारे लोगों का बैग वो डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। पहले इन स्तूपों को ईंटों से बनाया गया था। बाद में शुंग वंश के शासनकाल में इन स्तूपों को बेहतरीन पत्थरों की कसीदाकारी करके ढक दिया गया, जो इन स्तूपों को अमूर्त रूप देते हैं। दरअसल ये स्तूप नहीं, हमारे देश की ना ऐतिहासिक धरोहर है। हमने ये सोचा कि बस ये सिर्फ पत्थर होंगे, नहीं। अगर आप इनको खंगाल के देखिए तो हमारे पूर्वजों की अथाह कहानियाँ इनमें सिमटी हुई हैं, जो हमारे इतिहास को प्रदर्शित करती हैं। ये स्तूप नंबर 2 है सांची का। यहाँ पर पहले ये स्तूप ईंट पत्थरों के ईंटों से सजा के बनाए गए थे। उसके बाद में शुंग वंश के शासनकाल में इनके ऊपर पत्थर चढ़ा दिया गया और पत्थर चढ़ा के ये एक गोल सी पत्थरों की लड़ियों को सजा के एक गोल सी रूपरेखा दे दी गई है। कुछ सवालों के जवाब हम अपने इतिहास से खोजने का प्रयास करते हैं, इन स्तूपों को देख के कुछ सीखते हैं और समझते हैं। ये स्तूप विदिशा में ही क्यों बने? सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था? पूरे भारतवर्ष में कितने स्तूप हैं? मुख्य स्तूपों को बनाने का उद्देश्य क्या रहा होगा? किनकी तर्ज पर और क्यों ये स्तूप जो बने? इन सवालों के जवाब मैं अभी अपने आप लोग सोच के रखिए, फिर मैं इन सवालों के जवाब आप लोग को देता हूँ। सम्राट अशोक को उज्जैन के गवर्नर के रूप में, जो कि उज्जैनी पहले कहा जाता था, भेजा गया। सम्राट जब अशोक उज्जैन आए तो वहाँ पर विदिशा, जो कि पहले विदुषी उनकी धर्मपत्नी का नाम था, बाद में वो कालांतर में वो आगे बढ़ के
महादेवी और देवी के रूप में प्रख्यात हुआ। एक धनाढ़ व्यापारी थे विदिशा के, उनकी पुत्री थी विदुषी, जिनसे उनकी शादी हुई, जो कालांतर में उनका नाम बढ़ के विदिशा कहा गया। कलिंग युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने कलिंग युद्ध से महाबुद्धा के मृत्यु के 250 साल बाद उन्होंने जितने भी स्तूपा थे, महात्मा बुद्धा के करीब 8 स्तूपा थे, उनसे उनकी अस्थियों को निकाला और निकालने के बाद उनकी अस्थियों को पूरे भारतवर्ष में 84,000 स्तूप बनाए और वहाँ पर उनकी अस्थियों को पुनः स्थापित किया। जब महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियों को ऐसे ही स्तूप बना के उनमें रख दिया जाए। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बंटवारा करके और ऐसे ही स्तूपों में रख दिया गया। ये कटोरे नुमा जो आकृति आप देख रहे हैं ये दान पात्र है। प्राचीन काल में जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने की प्रथा थी, बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगते थे, भिक्षा मांगने के बाद उनको इसी में एकत्रित किया जाता था, उसके बाद उसको का वितरण किया जाता था। तो ये हमारे इतिहास की, ये कटोरे नुमा जो आकृति जो मेरे पीछे देख रहे हैं, हमारे इतिहास की बहुत बड़ी खोज और बहुत बड़ी देन है। अब बात आती है बिहार की, जहां पर बौद्ध भिक्षु रह के और अपनी दीक्षा ग्रहण करते थे। तो ये वही जगह है जहां पर सम्राट अशोक के पुत्र तथा पुत्री ने दीक्षा प्राप्त कर दी थी। इन्हीं खंडहर नुमा घरों में वो रहते थे। आज का रूप इनका खंडहर जैसा है, लेकिन इसके पहले ही बहुत अच्छे मकान के रूप में हुआ करते थे, जहां पर सारे बौद्ध भिक्षु एक साथ रहते और अपनी दीक्षा ग्रहण करते थे। तो चलिए बताते हैं स्तूप का मतलब क्या होता है। देखिए, स्तूप पाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ढेर। प्राचीन समय में जब कोई मर जाता था तो उसकी अस्थियों को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था और ढेर बना दिया जाता था। बौद्ध धर्म की किताब एक महापरिनिर्वाण सूत्र में एक महात्मा बुद्ध ने कहा है, महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य गौतम से कहा कि जब मैं मरूंगा तो मेरी अस्थियों को ऐसे ही स्तूप बना के उनमें रख दिया जाए। ये देख रहे हो, और मेरे पीछे की आकृति को देख लो, मेरे पीछे के बने स्तूप को देख लो। तो ये जो हमारे देश की जो ऐतिहासिक विरासत है ना, उनको उकेरित किया गया है इन कागज़ के रुपयों में। तो जैसे एलोरा के कैलासा टेम्पल को उकेरा गया है, वैसे ही 200 के इस नोट में सांची के इस स्तूप को उकेरा गया है। तो चाहिए भी, क्योंकि हमारे देश की अगर कुछ ऐसी विरासत है, उनको ऐसी जगहों पे स्थान देना लाजमी है और देना भी चाहिए। तो है ना, बहुत ही पते की बात है ना, बहुत ही खूबसूरत बात। भगवान बुद्ध की अस्थियों को किसी स्तूप में रखा गया है, इसीलिए आज मेला लगा हुआ है। आज का दिन कुछ खास है, आज रविवार का दिन है। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। करीब इस लाइन से गुजर के अगर आप अस्थि दर्शन के लिए जाएंगे तो 2 घंटे कम से कम लगेंगे।
और उसमें शायद वो कैमरे को अलाउड ना करे, तो मैंने पहले ही नहीं गया। लेकिन आप देखिए कितनी लंबी लाइन है और इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ 2500 साल पुरानी अस्थियाँ हैं। तो जो उनके बौद्ध मंक हैं, भिक्षु हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। वो अपने आराध्य के अस्थियों को दर्शन करके अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बहुत अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ, इसी के साथ आप अगर मुझे ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम को सर्च कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।